वेलकम बैक। एज प्रॉमिस कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स में काफ़ी स्टॉक्स पर आपसे बात करनी है, लेकिन शुरुआत में करूंगा आज कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। क्या व्यू है आपका? ये जो डेवलपमेंट हुई, इसको आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं? और काफ़ी पेशेंस टेस्ट किए स्टॉक ने, काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर रहा है बैंकिंग में, परहैप्स पिछले 20 साल का सबसे बड़ा मल्टी बैगर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल से अच्छी पेशेंस टेस्ट हुई है यहाँ पर। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ? अनुज, सिमिलर स्टोरी आप देखिए आदित्य पुरी के बाद जो एचडीएफसी में हुआ है, शायद एक तरीके से सेम टेम्पलेट है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में बार बार ये बोलता रहा हूँ, जब अपनी जियो फाइनेंशियल पे भी चर्चा हुई थी कि लीडरशिप टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। तो उदय कोटक 31 दिसंबर तक का था। इनफैक्ट एक साथ 3 लोग जा रहे हैं, जो उनके चेयरमैन है, एमडी है, उदय कोटक सर है, 3 लोग हैं दीपक गुप्ता के अलावा। तो जब 3 सीनियर लोग जाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट देखना चाहता है कि सक्सेशन प्लानिंग कैसे होगी। हालांकि मिस्टर मनियन और मिस शांति के बीच में शायद कोई एक सक्सेसर बनेगा। 2 नाम उदय 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 कोटक सर ने बोला कि उन्होंने रिकमेंड किया आरबीआई को। तो ये बाजार देखना चाहेगा कि सक्सेशन कैसे प्ले आउट होता है। तो मुझे लगता है तब तक थोड़ा सा कुछ ओवरहैंग कम हुआ है, क्योंकि पहले अगर उन्होंने रिजाइन किया है समय से पहले तो ये सिग्नल जाता है कि वो प्रिपेयर्ड है। लेकिन थोड़ा सा एट्रिशन भी है। अनुज, मेरी काफी सीनियर लोग हैं जिनसे चर्चा हो रही थी, कुछ एट्रिशन भी हुआ है। कुछ सीनियर लोग एल&टी फाइनेंस में गए हैं, कुछ दूसरे बैंक्स में मूव हुए हैं। और जब भी कोई इंटरनली सक्सीड करता है, थोड़ा एट्रिशन होता है, बिकॉज काफी कंटेंडर्स होते हैं और पावर इक्वेशन चेंज होती है बैंक। तो वो बाजार देखना चाहेगा। सेकंड, थोड़ा परफॉर्मेंस भी सॉफ्ट रहा है। अगर आप पिछला क्वार्टर लीजिए फॉर एग्जांपल, उनकी लोन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2-2.5% के आसपास थी, 17% का ग्रोथ था। और उन्होंने थोड़ा प्रोएक्टिवली लायबिलिटीज को शोर अप करने के लिए एक एक्टिव मनी करके, जिसमें आपका पैसा स्वीप इन हो जाता है सरप्लस एफडी की तरफ, उससे तो थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ेगा और निम पे भी प्रेशर आएगा। हमने देखा वो 20-25 पैसा निम पे उनके प्रेशर आया। तो बाजार ये देखना चाहेगा, क्योंकि एचडीएफसी ने भी लायबिलिटी बहुत बढ़ा दिया है। और एक एक समय था अनुज, जबकि 2 या 3 बैलेंस शीट से अच्छी थी और 20% ग्रो करती थी, तो आपको एक प्रीमियम मिलता था 5 बुक वैल्यू 6 वैल्यू का। अभी सडनली 6-7-8 बैंक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट अच्छी हो गई है और वो सेम मैट्रिक्स पे ग्रोथ दे रहे हैं। तो रिलेटिव वैल्यूएशन होता है हमेशा। अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक 2 की बुक वैल्यू पे मिलता है, इट्स सिमिलर। मैं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल सिमिलर है कोटक और एचडीएफसी की तरह, बट रिलेटिवली बेटर है। तो वहां आपको थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखेगा। हमने आईसीआईसीआई में वो देखा, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल। तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन और होगा। बाजार देखना चाहेगा कि नई टीम कैसे आती है और उसका एट्रिशन का क्या इम्पैक्ट। चलिए, दूसरा सवाल भी मेरा बैंकों से रिलेटेड ही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है अब। इस पर क्या व्यू होगा गुरमीत? क्योंकि आप थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा सा पहला जितना सस्ता नहीं रहा ऑब्वियसली। नहीं, काफी हाई वैल्यूएशन पे बोलूंगा मैं, सस्ता तो नहीं बोलूंगा। हम थोड़ा लकी थे अनुज। वी एंटर्ड व्हेन मिस्टर वैद्यनाथन टुक ओवर। और मैं खुद बैंकर रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि लीडरशिप टीम जब चेंज होती है, वैद्यनाथन सर के साथ मेरे एक्स बॉस जिन्होंने मुझे हायर किया था सिटी बैंक में, वो मूव किए, उन्होंने रिटेल बैंक हेड किया। और ओवरऑल उन्होंने अपनी जो बैगेज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बुक थी, उसको धीरे धीरे शेड किया। आज रिटेल लोन बुक लगभग 70% है। क्रेडिट कार्ड्स में अच्छा कर रहे हैं। कासा बहुत अच्छा शोरअप किया है। तो एक एक टर्न अराउंड देखा बैलेंस शीट में। फिर हमने देखा कि एक बड़े इन्वेस्टर ने अराउंड 89-90 रुपीज में एंटर किया। तो मुझे लगता है कि अच्छा किया है बैंक। थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेट कर सकता है, बट टर्न अराउंड हुआ है बैंक में। और मार्केट ने टाइम लिया। जब भी बैंक बैंक अच्छा करता है, बाजार 3-4-5 क्वार्टर देखता है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं। तो मुझे लगता है वहां आईडीएफसी ने अच्छा किया। हमें और भी कुछ छोटे बैंक ऐसे लगते हैं जहां हमें एक थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, रिस्क अंडरराइटिंग में, मैनेजमेंट की अप्रोच में, क्लियर जो गाइडेंस है आरओई की तरफ। तो हमें फेडरल बैंक भी अच्छा लगता है। बहुत रिलेटिवली लो वैल्यूएशन है, पिछले 2 क्वार्टर अच्छे गए। तो बाजार देखना चाहेगा कि कैसे बैंक परफॉर्म करेगा। फेड फीना का उनका एनबीएफसी का आईपीओ भी है, जो थोड़ा शायद वैल्यू लॉकिंग करेगा। तो अभी क्रेडिट साइकिल अच्छी है अनुज, बट एक एक टाइम आएगा जब आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि क्रेडिट साइकिल टर्न होगा। हमेशा हर 3-4 साल में टर्न होती है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा शायद अभी 1-2 क्वार्टर हम अबे हैं। तो अभी अभी फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्टिल कंस्ट्रक्टिव बैंकिंग को लेकर। ओके गुरमीत, इस वक्त मतलब अगस्त के लोज को मतलब एक फर्म लो बनाने में या फिर कोलैप्स ना करने में एक सबसे बड़ी योगदान बाजार में रही मिड कैप्स की, प्लस निफ्टी आईटी, जो कि ऑलमोस्ट अब आज 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप आईटी ने इस बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में पूरा योगदान दिया।
बट जो डिफरेंशियल वर्सेस प्रीवियस हाई परसिस्ट करता है सीएमपी से, वो है लार्ज कैप आईटी। बट जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ इन्फोसिस 1948 का हाई था, अभी 1450 के जोन में। लार्ज कैप आईटी को आप चेस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड मानते हैं क्या इस वक्त? और हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कौन कौन से लार्ज कैप आईटी? सो बिंदर जी, हमने पोर्टफोलियो में आईटी को रखा है, वेट दिया है। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी का नाम डिजिटल कंपाउंडर्स है। तो हम, लेकिन हम और पोजीशंस ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हम लकी थे कि हमारे पास केपीआईटी, टाटा एलेक्सी परसिस्टेंट था मिड कैप स्पेस में, तो हमें इतना हर्ट नहीं हुआ आईटी का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा। मुझे लगता है एक क्वार्टर और लगेगा, बट जैसा हमने देखा फार्मा और आईटी में बहुत ज्यादा वैल्यू था। और वो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं, और ये मैं बार बार बोलता हूँ कि वैल्यू थीम्स पे थोड़ा सा फोकस रहता है, क्योंकि बाजार एक रीजनेबल वैल्यूएशन चाहता है, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाता है। मैं यील्ड गैप मॉडल को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, बिलीव भी करता हूँ उसमें। तो मुझे लगता है कि आईटी में एक क्वार्टर और लगेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है डील विंस अभी भी सॉफ्ट है, और थोड़ा सा बेटर हुआ है जो हमारी चर्चा हुई है सीनियर मैनेजमेंट से काफी जगह। थोड़ा लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो हमें एचसीएल और एचसीएल टेक में ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट लगता है। आज स्टॉक ऊपर भी गया है वर्सेस लेट्स से इन्फोसिस और टीसीएस। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई जोन में है, और थोड़ा सा मिड कैप आईटी में भी हम नेम स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं। बट मैं वेट अभी बढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक क्वार्टर और देखना चाहूंगा, यूएस को थोड़ा स्टेबलाइज होता देखना चाहूंगा। और मे बी जब फेड थोड़ा एक फर्म सिग्नल देगा कि रेट साइकिल हो गई है, दे आर डन विद इट, तब शायद मैं शायद वेट बढ़ाऊं। फॉर द टाइम बीइंग हम बने हुए हैं, और हम कोई वेट में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं वेट को अपना पोर्टफोलियो। रेलवे कंपनियों पर हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, और सुमित हमें बता भी रहे थे कि ऑर्डर फ्लोज में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है, जिस तरह से सरकार बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसा खर्च करने वाली है। लेकिन इन स्टॉक्स में आप देखिए, आज मिसाल के तौर पर आईआरएफसी जो अपर सर्किट पर आ चुका है, आरवीएनएल में आज हम देख रहे हैं 12-13% तक की तेजी, और ये एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पर्टिकुलर पिछले महीने से अब तक का, और इस पूरे साल में भी आप देखें तो अच्छे खासी कमाई, करीब 128-130%। जो डिफेंस कंपनियों में हो रहा था वो रेलवे कंपनियों में हूबहू हो रहा है। यहाँ पर किस तरह से आप क्या पहले तो क्या पैसा एलोकेटेड है, अप्रोच क्या होगी इस एक तरफा तेजी देखने के बाद, कैसे चुने वो सही मायने में अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक्स जहां पर अभी भी प्रॉमिस है तेजी का? हर्षद जी, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा कंसर्न हूँ वैल्यूएशंस को लेके रेलवे और डिफेंस की, और थोड़ा बहुत स्मॉल कैप लार्जली एज अ स्पेस अभी भी अच्छे आइडियाज है। और जब आप देखिए, जब रिटर्न इतने शार्प आते हैं 1 साल और 2 साल के, तो एक हर्ड मेंटालिटी होती है, और फ्लोज भी चेस करने लगते हैं। आप देखिए, बहुत सब डिफेंस और रेलवे रिलेटेड केपेक्स की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। इनफैक्ट सम ऑफ द पीएसयूज आर आल्सो 30-35-40 के मल्टीपल पे है, और ये थोड़ा लंबा प्ले है। बट मैं बिलीव करता हूँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट साइकिल में है, तो उसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरफ प्ले करना चाहिए, और अपने आप को बकेट नहीं करना चाहिए कि मैं रेलवे कैपेक्स खेलूंगा या मैं डिफेंस कैपेक्स खेलूंगा। हमें लगता है पावर और एनर्जी एक ऐसा स्पेस है जो कि बहुत अच्छा प्ले है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल का, तो हमें वो स्पेस अच्छी लगती है। उसे हम पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन सबके थ्रू प्ले करते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में टाटा पावर भी है। एनर्जी मिक्स जो चेंज हो रहा है, जैसे इथेनॉल है, हाइड्रोजन पे, इथेनॉल में हमारे पास प्राज इंडस्ट्री, तो हम प्रॉपर एनर्जी मिक्स जो है उसको प्ले कर रहे हैं। हमें कुछ यूटिलिटीज भी अच्छा लगता है, वहां पे बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट है। और हमें थोड़ा सा जो सोर्स है, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, क्योंकि वैल्यूएशन इतना रीजनेबल है कि हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन प्ले वहां भी लगता है। आप देखिए फॉर एग्जांपल कोल इंडिया है 5 या 6 के मल्टीपल पे, 25-30 हजार करोड़ का शायद प्रॉफिट करेगा, और आप वैल्यूएशंस देखिए बहुत रीजनेबल है। तो हम उस तरीके से उसको प्ले कर रहे हैं। दूसरा, केबल्स और वायर्स एक प्रॉक्सी प्ले है मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, इंफ्रा रिवाइवल का, हम उसके थ्रू प्ले करते हैं। तो हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्ले करना चाहते हैं। मैं कैपिटल गुड्स, पावर, केबल्स एंड वायर्स, ईपीसी, यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ वर्सेस डिफेंस या रेलवे कैपेक्स। ओके, सीमेंट आज का सेक्टर ऑफ द डे। गुरमीत, मुझे पता है एसीसी आपको पसंद है, लेकिन इसके अलावा और क्या बेट्स होंगे यहाँ पर? सीमेंट में अनुज? हाँ, सीमेंट में। हाँ जी, तो अनुज जैसा मैंने बोला कि बहुत टाइम बाद डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को आया है। तो जो लार्जर प्लेयर्स है जिनके पास कैपेसिटी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वो अच्छा करेंगे। अल्ट्राटेक
मुझे लगता है विल कंटिन्यू टू डू वेल। थोड़ा वैल्यूएशन हाई साइड पे पर अच्छा करेगा। हमें कुछ छोटे सीमेंट स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं। जैसे सागर सीमेंट हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया था कुछ समय पहले। $45 पर टन की वैल्यूएशन पे मिल रहा था एक क्वार्टर पहले। वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। सही मिक्स है ओपीसी पीपीसी का, ऑलमोस्ट 50-50 एक तरीके का टर्न अराउंड स्टोरी है। और हमने देखा भी अंबुजा ने जब सांगी सीमेंट्स लिया तो करीबन करीबन $90 से $100 दिया पर टन का। तो थोड़ा सा हम क्यों मुझे लग रहा है सेक्टर में कंसोलिडेशन होगा। तो जो भी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है, कैप्टिव पावर है जिनके पास फ्यूल एफिशिएंसी है, उनको हो सकता है वो एक्विजिशन टारगेट भी हो तो थोड़ा सा वो प्ले भी आ सकता है। और हमें अंबुजा भी अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा ओनरशिप चेंज की वजह से स्टॉक प्रेशर में रहा है। बट दो बड़ी सीमेंट प्लेयर्स के बीच में काफी कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अंबुजा भी हमारे रेडार में। ये अकेला शायद अदानी स्टॉक होगा जो हमारे हमारे रेडार में। गुरमीत, HFC's हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कौन कौन सी हैं आपके पास? क्योंकि मैं लीड आपके पोर्टफोलियो से ले रहा हूँ। आई मीन पॉली कैब आप होल्ड कर रहे हैं 1000 से 5220 पे। एस्टेल को देखिए, अभी तक ये वर्टिकल स्विंग या फिर ये तेजी HFC's में ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। आपका बिलीव क्या कहता है? HFC's आप लोगों के पास है क्या, या फिर कौन सी ऐड करने का मन है, या फिर क्या ऐड किया आपने? वीरेंद्र जी, हमारे पास होम फर्स्ट है और काफी समय से है। क्योंकि जैसा मैंने बोला वहाँ की मैनेजमेंट की डिग्री बहुत अच्छी है, बड़े फोकस्ड है। लार्जली साउथ पे ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ज्योग्राफीज बड़ी क्लियरली डिफाइन कर रखी है। और एचएफसी में उनका रिकवरी भी अच्छा है। जैसे मैंने बोला सरफरेशी एक्ट 15 लाख तक अप्लाई होता है, तो अगर एनपीए होता भी है तो आप पोजीशन लेके एनपी रिकवरी बहुत स्विफ्ट है। उसके अलावा एवरेज टिकट साइज जो होता है वो कम होता है। गवर्नमेंट से थोड़ा सब्सिडी है प्रधानमंत्री योजना में, आवास योजना में। और ये सेगमेंट बैंक्स पोर्टफोलियोज खरीदते हैं, जाना नहीं चाहते वो टियर 3 टियर 4 टाउन्स में, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट। तो यहाँ पे बैंक्स के साथ आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है। तो होम फर्स्ट है हमारे पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी लिमिटेड था, वो बैंक में कन्वर्ट हो गया है, तो हम उसको होल्ड करते हैं। बाकी एचएफसीज पे मैं इतना अभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बैंक्स आर बेटर सूटेड। बैंक ज्यादा अच्छा प्ले है, कॉस्ट ऑफ फंड्स का एडवांटेज है। थोड़ा सा आर्बिट्राज जो था एनबीएफसीज एचएफसीज और बैंक्स का, वो भी पहले से कम हुआ है। कुछ हमें निश एनबीएफसीज अच्छी लगती हैं जिन्होंने अपना एक निश क्रिएट किया है। 5 स्टार है, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण है, तो ये हमें अच्छी लगती है। और जियो फाइनेंशियल, बिकॉज हम रिलायंस होल्ड करते थे तो हमारे पास है पोर्टफोलियो में, वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और डिजिटल लेंडिंग साइड पर। पिछले 2 हफ्ते में हमने केमिकल्स में एक थोड़ा सा टर्न अराउंड देखा है गुरमीत। स्टॉक्स में रिकवरी आई और कुछ सिग्नल्स आने लगे थे कि कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस में इजाफा देखा जा रहा है और का मार्केट बड़ा है और चाइना से उतना सप्लाई नहीं आ रहा है। आपने कुछ खरीदा है लेटली? सॉरी, मैं थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया। मैं केमिकल्स पर पूछ रही थी, क्या कुछ नया खरीदा है हाल में जो रिकवरी आई है उसके बीच? नया कुछ नहीं ऐड किया है। हमारे पोर्टफोलियो में तीन स्टॉक्स हैं हमारे यूनिवर्स में। टाटा केमिकल है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट था। 900 के नीचे के आसपास पे हमने उसमें एक्यूमुलेट किया है। सोडा एश प्राइसेस में इजाफा हुआ है। एग्रोकेमिकल में मुझे लगता है थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी फोकस है रूरल इकोनॉमी में। तो सोडा एश अगेन ग्लास का मेन इंग्रेडिएंट है, तो प्रॉक्सी प्ले भी है एक तरीके से हाउसिंग और इंफ्रा का। और टाटा केमिकल अब बैटरी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और केमिकल्स भी बना रहा है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, अच्छा मैनेजमेंट है, वो है। हमारे पास पीआई इंडस्ट्रीज बहुत समय से है। स्टॉक अब कंसोलिडेट किया है और ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दी डिस्पाइट बाकी जो केमिकल स्टॉक्स में था। और ये एक तरीके का सीडीएमओ प्ले है विद इन केमिकल्स। अब थोड़ा फार्मा और बाकी जगह भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और दीपक नाइट्राइट है हमारे पास पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा वहां भी हमें देखने को मिला। तो थोड़ा सा फिनॉल प्राइसेस भी आप हैं, और फिनॉल स्पेस पे स्पेशली जहाँ पे मार्जिन कंप्रेस हुआ, हमें लगता है कि वहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। बट हमने कुछ फ्रेश ऐड नहीं किया है इस स्पेस में। गुरमीत, बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। फॉर इंस्टेंस मारुति ऑल टाइम हाई, M&M ऑल टाइम हाई, अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई। इस बार के नंबर्स में अच्छी चीज़ ये रही, एक तो डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रॉन्ग था, प्लस एक्सपोर्ट्स मार्केट ने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आपका कन्विक्शन अभी भी किस ऑटो स्टॉक पे सबसे ज़्यादा है? तो पैसेंजर कार्स पे तो हमारा ओवरवेट रहा है शुरू से। तो टाटा मोटर्स, M&M हमें दोनों अच्छा लगता है। M&M में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है,
16 के आसपास FY25 EPS पे अवेलेबल है। उनका जो इलेक्ट्रिक डिवीजन है वहाँ पे चर्चा है कि कुछ और फंड रेजिंग भी होगी, शायद टाई अप भी हो। बाजार में कुछ काफी न्यूज़ है इसके बारे में, थोड़ा वैल्यू लॉकिंग भी होगी। और ट्रैक्टर सेगमेंट में उन्होंने मार्केट शेयर वापस से गेन किया है। मुझे लगता है सेकंड हाफ में वहाँ भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो एसयूवी में वापस से 19-20% मार्केट शेयर पे आ गए। तो और आरबीएल बैंक का एपिसोड आप छोड़ दें जहां उन्होंने स्टेक लिया था। आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग है। तो और टाटा मोटर्स में भी हमें ग्लोबली अपटिक दिखा है जेएलआर में, और सारा सेगमेंट फायर कर रहा है। पीवी फायर कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल में अपटिक है। जेएलआर के वॉल्यूम्स 4 लाख यूनिट्स का आसपास ऑर्डर बुक है, और मिक्स बहुत अच्छा है रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर का, जिससे मुझे लगता है और बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। पहली बार कैश फ्लो देखने को मिला है टाटा मोटर्स में काफी समय बाद। हमें एंसिलरी ज्यादा पसंद है बिजनेस, जैसे मैंने बोला, क्योंकि बहुत सारे लिस्टेड नहीं है। टोयोटा लिस्टेड नहीं है, hyundai लिस्टेड नहीं है, बट इंडिया के जो एंसिलरीज है ये पूरा इकोसिस्टम को कैटर करते हैं। तो वो स्पेस मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा उसका लिंकेज करने वाली बात है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, बैटरी मेकर्स में है, कास्टिंग्स में है, फैब्रिकेशन में है, कंटेंट पर व्हीकल में है, काफी सारे नामों में अच्छे स्पेस। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए मार्केट